हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आरसीसी यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आज हम लोग ये सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। यूपी जेईई में इसका वेटेज 10 नंबर का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरसीसी आरसीसी वाज डेवलप्ड बाय फ्रांकोइस कॉग्नेट। आरसीसी वाज डेवलप्ड बाय फ्रैंकोइस कॉग्नेट। आरसीसी को डेवलप किया गया था फ्रैंकोइस कॉग्नेट के द्वारा। फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है हमारे जॉन स्मिटन। फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जॉन स्मिटन है। फाउंडर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जोसेफ एस्पेडिन है। फाउंडर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जोसेफ एस्पेडिन है। फाउंडर ऑफ फेरो सीमेंट है जोसेफ मोनियर। फाउंडर ऑफ फेरो सीमेंट है जोसेफ मोनियर। नेक्स्ट हमारा है एवरेज स्ट्रेंथ वेरिएशन ऑफ कंक्रीट ब्लास्ट। एवरेज स्ट्रेंथ वेरिएशन ऑफ कंक्रीट ब्लास्ट दिया गया है, ग्रेड है। उसके बाद एवरेज ऑफ द ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग टेस्ट रिजल्ट्स न्यूटन पर mm स्क्वायर में। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो M15 के लिए एवरेज ऑफ द ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग टेस्ट रिजल्ट्स होने चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 3 विच इज़ मोर। जो भी ज़्यादा होगा वो इक्वल टू या ग्रेटर देन होना चाहिए रिजल्ट्स में। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स में FCK माइनस 3 वैल्यू होगी M15 के लिए। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स में M15 तक के लिए वैल्यू होगी FCK माइनस 3। ग्रेटर देन M20 या इक्वल टू M20 के लिए FCK प्लस 0.825 सिग्मा और FCK प्लस 4 विच इज़ मोर वैल्यू होगी। इनमें से जो ज़्यादा होगा वो वैल्यू होगी। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट के लिए FCK माइनस 4 वैल्यू होगी। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट के लिए FCK माइनस 4 वैल्यू होगी। आगे हमारा है इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू कंक्रीट ब्लॉक टेस्टिंग। Important term related to concrete block testing। स्टैंडर्ड डेविएशन। पहला टर्म हमारा है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वालिटी ऑफ कंक्रीट और स्ट्रेंथ वेरिएशन इज डिपेंडेंट ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वालिटी ऑफ कंक्रीट और स्ट्रेंथ वेरिएशन इज डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। कंक्रीट की जो क्वालिटी होती है या स्ट्रेंथ वेरिएशन डिपेंड करता है स्टैंडर्ड डेविएशन पर। दो कंडीशंस हैं। इफ़ नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल इज लेस देन 30। अगर टेस्ट सैंपल के नंबर 30 से कम है तो फार्मूला होगा हमारा सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेसन ब्रैकेट में x माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन n-1। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेसन x माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन n-1 अगर टेस्ट सैंपल्स की वैल्यू 30 से कम है। दूसरी कंडीशन है नंबर ऑफ टेस्ट सैंपल्स इज ग्रेटर देन 30 या इक्वल टू 30। अगर टेस्ट सैंपल्स की नंबर 30 है या 30 से ज़्यादा हैं तो फार्मूला लगेगा सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेसन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन n। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेसन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन n। अगर टेस्ट सैंपल्स के नंबर्स की संख्या 30 से ज़्यादा होगी या 30 के बराबर होगी तो ये फार्मूला लगेगा। अगर 30 से कम होगी तो ये फार्मूला लगेगा। आगे हमारा एवरेज या मीन स्ट्रेंथ। एवरेज या मीन स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू समेसन ऑफ x अपॉन n। म्यू इज इक्वल टू समेसन ऑफ x अपॉन n। एवरेज या मीन स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू समेसन ऑफ x अपॉन n। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए फार्मूला है CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन म्यू। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए फार्मूला है CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन म्यू। डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए फार्मूला है x माइनस म्यू। डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए फार्मूला है x माइनस म्यू। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल्स, जहाँ n नंबर ऑफ सैंपल हैं
आगे हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मेजर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्ट्रीब्यूशन है जो है वो क्वालिटी कंट्रोल का मेजरमेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी कंट्रोल का मेजरमेंट है। जहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज़्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्ट्रेंथ वेरिएशन, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर स्ट्रेंथ वेरिएशन और क्वालिटी ऑफ कंक्रीट चेक होता है, वो यहाँ पे दिया गया है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ वेरिएशन ज़्यादा होगा, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट पुअर होगी। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मोर यानी ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ वेरिएशन ज़्यादा होगा और क्वालिटी ऑफ कंक्रीट पुअर होगी। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लेस यानी कम है तो स्ट्रेंथ वेरिएशन लेस यानी कम होगी, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट हाई होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन लेस, स्ट्रेंथ वेरिएशन लेस, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट हाई। रिजल्ट नोट पॉइंट क्या है? टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल इज रिजेक्टेड इफ इंडिविजुअल वेरिएशन बिकम्स greater than 15% plus minus 15% of average. Test result of the sample is rejected if individual variation becomes greater than plus minus 15% of average. टेस्ट रिजल्ट जो सैंपल का है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर इंडिविजुअल वेरिएशन एवरेज प्लस माइनस 15% से ज़्यादा हो गया तो। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट, अलग अलग ग्रेड के कंक्रीट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी गई है IS कोड 456/2000 के अनुसार। ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी गई है। तो M10 से M15 तक के लिए M15 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 3.5 है। M25 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 4 है। M25 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 4 है। M30 से लेकर M60 तक स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 5। M30 से लेकर M60 तक स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 5। नोट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन कंक्रीट ग्रेड इज ग्रेटर देन M55। Value of standard deviation does not exist when concrete grade is greater than M55। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जब हमारी कंक्रीट ग्रेड की वैल्यू M55 से ज़्यादा हो जाए। जब कंक्रीट ग्रेड M55 से ज़्यादा हो जाती है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। आगे हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। Modulus of elasticity, initial tangent or dynamic modulus are short-term modulus of elasticity। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इन नामों से जाना जाता है। इनिशियल टेंजेंट और डायनेमिक मॉडुलस और शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट ओरिजिन ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट ओरिजिन ऑफ कर्व फॉर IS 456/1978 ग्रेड M15 के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की लिए फार्मूला है EC = 5700√f(c) न्यूटन पर mm² में। IS 456/2000 के अकॉर्डिंग M20 ग्रेड के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए फार्मूला है EC = 5000√f(c) न्यूटन पर mm²। EC = 5000 f(c)
न्यूटन पर mm स्क्वायर। आगे हमारा टेंजेंट मॉडुलस। टेंजेंट मॉडुलस ये क्या होता है? ईटी टेंजेंट मॉडुलस, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। टेंजेंट मॉडुलस स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। टेंजेंट की स्लोप होती है किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। इट इज आल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टेंजेंट मॉडुलस को इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। टेंजेंट मॉडुलस को इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है सीकेंट मॉडुलस। सीकेंट मॉडुलस ES, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टू ओरिजिन। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टू ओरिजिन। सेकेंड मॉडुलस क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग एट द एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टू द ओरिजिन। सेकेंड मॉडुलस क्या होता है? स्लोप होती है लाइन ज्वाइनिंग की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर किसी भी जगह। टेंजेंट मॉडुलस जो होता है, टेंजेंट की स्लोप होती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में किसी भी पॉइंट पर। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्लोप होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की एट ओरिजिन ऑफ कर्व। ओरिजिन ऑफ कर्व पर स्लोप होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, ओरिजिन पर होता मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे पढ़ेंगे हम। नोट पॉइंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज आल्सो कॉल्ड एज सेकेंट मॉडुलस। Modulus of elasticity of concrete EC is also called as secant modulus. Modulus of elasticity of concrete को secant modulus के नाम से भी जाना जाता है। For the elastic region EIT is equal to ET is equal to ES। इलास्टिक रीजन के लिए तीनों बराबर होते हैं, AIT, ET और ES। AIT, ET और ES, जहाँ EIT हमारा इनिशियल टेंजेंट है। फॉर द इलास्टिक रीजन EIT यानी इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ET टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ES सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तीनों बराबर होते हैं इलास्टिक रीजन के लिए। इन इलास्टिक रीजन में EIT ग्रेटर देन होता है ET इज ग्रेटर देन होता है ES। इन इलास्टिक रीजन में EIT इज ग्रेटर देन होता है ET इज ग्रेटर देन होता है ES के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कर्व जनरली लीनियर अप टू स्ट्रेस ऑफ 0.6 टाइम्स ऑफ पीक स्ट्रेस। कर्व जनरली लीनियर अप टू ए स्ट्रेस ऑफ 0.6 टाइम्स ऑफ पीक स्ट्रेस। कर्व जनरली लीनियर होता है 0.6 टाइम्स ऑफ पीक स्ट्रेस के, यानी 15% तक जो कर्व होता है हमारा वो लीनियर होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्रीप है, क्रीप कोफिशिएंट है, क्रीप रिकवरी है। सबको समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं क्रीप क्या होता है। इट इज इलास्टिक एंड लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर ए कांस्टेंट लोड। क्रीप क्या होता है? क्रीप इज इलास्टिक एंड लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर ए कांस्टेंट लोड। क्रीप जो है एक कांस्टेंट लोड के अंदर इलास्टिक या लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन को प्रदर्शित करता है। इट इज़ ए टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल स्ट्रेन। क्रीप एक टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट है टोटल स्ट्रेन का। क्रीप टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट है टोटल स्ट्रेन का। नेक्स्ट हमारा है क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट थीटा इज इक्वल टू होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। क्रीप कोफिशिएंट रेशियो होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन
अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन का। क्रीप कोफिशिएंट रेशियो होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन का। क्रीप रिकवरी क्या होता है? क्रीप रिकवरी लेस देन होता है क्रीप स्ट्रेन के। क्रीप रिकवरी लेस देन होता है क्रीप स्ट्रेन के, यानी क्रीप स्ट्रेन ग्रेटर देन होती है क्रीप रिकवरी के। क्रीप स्ट्रेन इज ग्रेटर देन होती है क्रीप रिकवरी के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट पॉइंट हमारे पास है टोटल क्रीप इज इक्वल टू होता है इलास्टिक स्ट्रेन प्लस अल्टीमेट स्ट्रेन। टोटल क्रीप इज इक्वल टू होता है इलास्टिक स्ट्रेन प्लस अल्टीमेट स्ट्रेन। इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर क्रीप का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको समझेंगे हम लोग। इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसे लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ECI, इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ECI इज इक्वल टू होता है ECL, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ECL यानी लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ECL इज इक्वल टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा। ECL इज इक्वल टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा, या ECL इज इक्वल टू 5000 FCK अपॉन 1 प्लस थीटा, where EC is equal to under root where EC is equal to 5000 under root FCK. Long term modulus of elasticity is equal to modulus of elasticity upon 1 plus theta. ECL is equal to 5000 FCK 5000 under root FCK upon 1 plus theta. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में देखेंगे हम लोग। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट तो पहला हमारा है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला है FCR इज इक्वल टू 3PL अपॉन 2BD स्क्वायर। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला है FCR इज इक्वल टू 3PL अपॉन 2BD स्क्वायर। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ FCR इज इक्वल टू 3PL अपॉन 2BD स्क्वायर। एज पर IS 456/2000 IS कोड के अनुसार फार्मूला है FCR इज इक्वल टू यानी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। नेक्स्ट हमारा है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ FCS इज इक्वल टू 2P अपॉन पाई DL। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ FCS इज इक्वल टू 2P अपॉन पाई DL। FCT इज इक्वल टू 0.55 FCR। FCT इज इक्वल टू होता है 0.55 FCR। FCS इज इक्वल टू होता है 0.66 FCR। FCS इज इक्वल टू 0.66 FCR। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला है FCT इज इक्वल टू 0.55 FCR। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ FCT इज इक्वल टू 0.55 FCR। आगे दिया गया है स्पेसिमेन साइज। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए स्पेसिमेन का साइज है इफ एग्रीगेट साइज इज लेस देन या इक्वल टू 20 mm। अगर एग्रीगेट का साइज 20 mm से कम है या उसके बराबर है तो साइज रहेगा 100 mm इंटू 100 mm इंटू 500 mm। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए स्पेसिमेन का साइज अगर एग्रीगेट का साइज लेस देन 20 या उसके बराबर है तो साइज रहेगा स्पेसिमेन का 100 गुणे 100 गुणे 500, 100 गुणे 100 गुणे 500 mm, 100 mm गुणे 100 mm गुणे 500 mm। रेट ऑफ लोडिंग रहेगा 180 kg पर मिनट। रेट ऑफ लोडिंग 180 kg पर मिनट।
अगर एग्रीगेट का साइज 20 mm से ज़्यादा है, इफ साइज ऑफ एग्रीगेट इज ग्रेटर देन 20, तो स्पेसिमेन का साइज रहेगा 150 गुणे 150 गुणे 700 mm, 150 mm गुणे 150 mm गुणे 700 mm, 150 150 700। रेट ऑफ लोडिंग रहेगा 400 kg पर मिनट। रेट ऑफ लोडिंग रहेगा 400 kg पर मिनट। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए साइज दिया गया स्पेसिमेन का। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए लेंथ 300 mm, डाया 150 mm, लेंथ 300 mm, डाया 150 mm, डाया इंटू लेंथ का रेशियो रहेगा 1:2, डाया इंटू लेंथ का रेशियो रहेगा 1:2। नोट पॉइंट है, आगे नोट पॉइंट है हमारे पास। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है एफसीके की, उसके बाद एफसीआर की, उसके बाद एफसीएस की, उसके बाद एफसीटी की। ये डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है एफसीके की स्ट्रेंथ, उसके बाद एफसीआर की, सबसे ज़्यादा एफसीके की, फिर एफसीआर की, फिर एफसीएस की, फिर एफसीटी की। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज पर स्पेसिमेन साइज, स्पेसिमेन साइज के बेस पर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का ऑर्डर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है क्यूब की, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है क्यूब की, उसके बाद सिलेंडर की, उसके बाद सिलेंडर की, उसके बाद मॉडुलस ऑफ रप्चर की, उसके बाद स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है क्यूब स्ट्रेंथ ग्रेटर देन सिलेंडर स्ट्रेंथ ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ रप्चर स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। श्रिंकेज क्रैक is the first crack that occurs in RCC member. पॉइंट है, श्रिंकेज क्रैक इज द फर्स्ट क्रैक दैट अकर्स इन आरसीसी मेंबर। आरसी मेंबर में सबसे पहले आने वाला क्रैक है जो वो होता है श्रिंकेज क्रैक। आगे हमारे पास है अजम्पशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अजम्पशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। WSM के अजम्पशन दिए गए हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट अजम्पशन है a section which is plane before bending remains plane after bending. A section which is plane before bending remains plane after bending. एक सेक्शन जो बेंडिंग से पहले प्लेन में है उसके बेंडिंग के बाद भी प्लेन में रहेगा। दूसरा हमारा अजम्पशन है ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील, ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील, सभी टेंसाइल स्ट्रेसेस स्टील द्वारा ली जाएंगी। थर्ड हमारा है द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड्स इज ए लीनियर और स्ट्रेट लाइन। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड्स इज ए लीनियर और स्ट्रेट लाइन। फोर्थ हमारा है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आर कांस्टेंट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आर कांस्टेंट। उसके बाद मॉडुलर रेशियो दिए गए हैं। मॉडुलर रेशियो का फार्मूला है M इज इक्वल टू ES अपॉन AC, M इज इक्वल टू ES अपॉन AC इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। मॉडुलर रेशियो M इज इक्वल टू ES अपॉन EC इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। M डिपेंड्स ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मॉडुलर रेशियो केवल ग्रेड पर डिपेंड करता है। M डिपेंड्स ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट। आगे दिया गया है वैल्यू ऑफ मॉडुलर रेशियो, कंक्रीट का ग्रेड दिया गया है और मॉडुलर रेशियो की वैल्यू दी गई है, क्योंकि मॉडुलर रेशियो केवल ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है।
M10 के लिए मॉडुलर रेशियो की वैल्यू M10 के लिए मॉडुलर रेशियो की वैल्यू होती है 31, M15 के लिए 18, M20 के लिए 13, M25 के लिए 11, M30 के लिए 9, M35 के लिए 8, M40 के लिए 7, M10 के लिए 31, M15 के लिए 18, M20 के लिए 13, M25 के लिए 11, M30 के लिए 9, M35 के लिए 8, M40 के लिए 7। नेक्स्ट हमारा है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, अलग अलग ग्रेड की कंक्रीट के लिए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू दी गई है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया है ऊपर, नीचे दिए गए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर में। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो M10 के लिए डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू 1.2, M10 के लिए 1.2, M15 के लिए 2, M20 के लिए 2.8, M20 के लिए 2.8, M25 के लिए 3.2, M30 के लिए 3.6, M35 के लिए 4, M35 के लिए 4, M40 के लिए 4.4, M45 के लिए 4.8। आगे हमारे पास है परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट न्यूटन पर mm स्क्वायर। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है कंक्रीट में, वो आगे दिया गया है, ये टेबल है। इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, उसके बाद परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन, ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया है, फिर परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन है, उसमें बेंडिंग स्ट्रेस है और डायरेक्ट स्ट्रेस है। बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है। फिर परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड, परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन, परमिसिबल स्ट्रेस दी गई इन बॉन्ड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन। LSM और WSM दोनों के लिए दिया गया है। M10 के लिए बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू होती 3, डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू होती 2.5। M15 के लिए बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू M15 के लिए बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू 5 होती है, डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू 4 होती है। LSM में बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू 1 होती है, WSM में 0.6 होती है। M20 के लिए बेंडिंग स्ट्रेस 7, डायरेक्ट 5, LSM में 1.2, WSM में 0.8। M25 के लिए बेंडिंग स्ट्रेस 8.5, डायरेक्ट स्ट्रेस 6, LSM के लिए 1.4, WSM के लिए 0.9। M30 के लिए बेंडिंग स्ट्रेस 10, डायरेक्ट स्ट्रेस 8, LSM के लिए 1.5, WSM के लिए 1। M35 के लिए बेंडिंग स्ट्रेस 11.5, डायरेक्ट स्ट्रेस 9, LSM के लिए 1.7, WSM के लिए 1.1। M40 के लिए बेंडिंग स्ट्रेस 13, डायरेक्ट स्ट्रेस 10, LSM के लिए 1.9, WSM के लिए 1.2। आगे है परमिसिबल लिमिट्स ऑफ सॉलिड इन वाटर एज पर IS 456/2000। परमिसिबल लिमिट्स ऑफ सॉलिड इन वाटर एज पर IS 456/2000। परमिसिबल लिमिट दी गई सॉलिड्स के लिए। टाइप्स ऑफ सॉलिड दिए गए हैं इस टेबल में, एक साइड में, दूसरी साइड में दिया गया परमिसिबल लिमिट mg/लीटर में। ऑर्गेनिक मैटर की परमिसिबल लिमिट है 200 mg/लीटर। ऑर्गेनिक मैटर 200 mg/लीटर। इनऑर्गेनिक मैटर 3000 mg/लीटर। इनऑर्गेनिक मैटर 3000 mg/लीटर। सल्फेट्स 400 mg/लीटर। क्लोराइड्स RCC के लिए 500 mg/लीटर। PCC और CC के लिए 2000 mg/लीटर। RCC के लिए 500, PCC और CC के लिए 2000 mg/लीटर। सस्पेंडेड मैटर 2000 mg/लीटर। सस्पेंडेड मैटर 2000 mg/लीटर।
सस्पेंडेड मैटर 2000 mg/लीटर। pH वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 6। pH वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए। pH वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए। आगे दिया गया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्ट्रेस मटेरियल दिया गया है कंक्रीट और स्टील, WSO LSM के लिए। कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है WSM में 3 होती है और LSM में 1.5 होती है। WSM में 3 होती है और LSM में 1.5 होती है। स्टील की WSM में 1.78, LSM में 1.15। तो कंक्रीट स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी WSM में 3, 1.78, LSM में 1.5, 1.15। आगे है इफेक्टिव स्पैन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट सेक्शन। अलग अलग टाइप के कंक्रीट सेक्शन के लिए इफेक्टिव स्पैन दिया गया है, उसको देखेंगे हम लोग। बीम एंड स्लेब, बीम और स्लेब के लिए पहला हमारा फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम एंड स्लेब। सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लेब के लिए इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू होगी क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स विच इज़ मिनिमम। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा उसकी वैल्यू ली जाएगी। क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी वो ली जाएगी सिंपली सपोर्टेड बीम में। फॉर कैंटिलीवर बीम के लिए इफेक्टिव स्पान की वैल्यू है क्लियर स्पान प्लस D/2। कैंटिलीवर बीम के लिए इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू क्या होगी क्लियर स्पान प्लस D/2। आगे दिया गया है कंटिन्यूस बीम के लिए या कंटिन्यूस बीम या स्लैब के लिए। कंटिन्यूस बीम या स्लैब के लिए इफ़ विथ ऑफ सपोर्ट लेस देन ए क्लियर स्पान बाई 12। अगर सपोर्ट की विथ जो है क्लियर स्पान बाई 12 से कम है तो एल इफेक्टिव यानी इफेक्टिव स्पान की वैल्यू होगी मिनिमम ऑफ क्लियर स्पान प्लस विथ ऑफ सपोर्ट, क्लियर स्पान प्लस विथ ऑफ सपोर्ट या क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगी वो एल इफेक्टिव हो जाएगी। एल इफेक्टिव इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्लियर स्पान प्लस विथ ऑफ सपोर्ट या क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ। इफ़ विथ ऑफ सपोर्ट इज ग्रेटर देन क्लियर स्पान अपन 12। अगर विथ सपोर्ट की विथ जो है क्लियर स्पान अपन 12 से ज़्यादा है। इफ़ विथ ऑफ सपोर्ट इज ग्रेटर देन क्लियर स्पान अपन 12 देन दो कंडीशन बनेंगी। पहली, इफ़ वन एंड फिक्स्ड एंड अनदर एंड कंटिन्यूस आर बोथ एंड कंटिन्यूस। अगर एक एंड फिक्स है दूसरा कंटिन्यूस है या दोनों कंटिन्यूस हैं तो एल इफेक्टिव हमारा क्लियर स्पान के बराबर होगा। अगर एक एंड फिक्स है दूसरा कंटिन्यूस है या दोनों कंटिन्यूस हैं तो इफेक्टिव स्पान हमारा क्लियर स्पान के बराबर होगा। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन है इफ़ वन एंड कंटिन्यूस एंड अदर इज सिंपली सपोर्टेड। अगर एक एंड कंटिन्यूस है और दूसरा सिंपली सपोर्टेड है तो एल इफेक्टिव की वैल्यू होगी मिनिमम ऑफ क्लियर स्पान प्लस विथ ऑफ सपोर्ट बाई 2 या क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाई 2। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हमारा इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा या इफेक्टिव स्पान हो जाएगा। आगे दिए गए स्टील रीइंफोर्समेंट एज पर BIS। स्टील रीइंफोर्समेंट एज पर BIS क्या है उसको देखते हैं। IS 432 1982 पार्ट 1। IS 432 1982 पार्ट 1। conforming to mild steel and medium tensile steel bars। IS 432 1982 पार्ट 1 कन्फर्म करता है माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील बार्स के बारे में। IS 1786 1985। IS 1786
1985 कन्फर्मिंग टू हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील बार्स, यानी IS 1786 1985 HYSD बार्स के बारे में बताता है। IS 1786 1985 HYSD बार्स के बारे में बताता है। और IS 432 1982 माइल्ड स्टील और मीडियम टेंसाइल स्टील के बारे में बताता है। अगला हमारा है IS 1566 1967। IS 1566 1967 कन्फर्मिंग टू हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक फॉर कंक्रीट रीइंफोर्समेंट। IS 1566 1967 हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक फॉर कंक्रीट रीइंफोर्समेंट। कंक्रीट रीइंफोर्स्ड के लिए हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक के बारे में बताता है। IS 1566 1967 IS 2062 IS 2062 स्ट्रक्चरल स्टील कन्फर्मिंग टू ग्रेड ए। IS 2062 स्ट्रक्चरल स्टील ग्रेड ए के बारे में बताता है। IS 2062 स्ट्रक्चरल स्टील ग्रेड ए के बारे में जानकारी देता है। आगे हमारा ग्रेड ऑफ स्टील बार्स के ग्रेड्स के बारे में बताया गया है। FE 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ है। FE 250 में 250 पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ है। प्लेन माइल्ड स्टील बार होती है। FE 250 प्लेन माइल्ड स्टील बार होती है, जबकि FE 415 और FE 500 ये दोनों हाई स्ट्रेंथ बार होती हैं। FE 415 और FE 500 ये दोनों हाई स्ट्रेंथ बार होती हैं। आगे है इम्पॉर्टेंट डेटा related to reinforcement beams. Important data related to reinforced beams. टाइप्स ऑफ सेक्शन दिया गया है, फिर न्यूट्रल एक्सिस की कंडीशंस दी गई हैं, फार्मूला दिया गया है न्यूट्रल एक्सिस के लिए, मॉडुलस ऑफ फार्मूला दिया गया है न्यूट्रल एक्सिस के लिए, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला दिया गया है, उसके बाद फेलियर कंडीशन दी गई है। तो पहला हमारा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। पहला क्या है? अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। 3 कंडीशंस बनती हैं। तो फर्स्ट हमारा है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की कंडीशन में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस लेस देन होती है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के, यानी अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की कंडीशन में क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन होती है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन होती है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की कंडीशन में। फार्मूला है XC इज इक्वल टू m सिग्मा CBC इंटू D अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। XC डिपेंड्स ओनली सिग्मा ST। XC डिपेंड्स ओनली सिग्मा ST। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है सिग्मा ST इंटू AST ब्रैकेट में D माइनस x/3। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है MR इज इक्वल टू सिग्मा ST AST ब्रैकेट में D माइनस x/3। फेलियर कंडीशन क्या है? स्टील फेलियर, डक्टाइल फेलियर। यदि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की कंडीशन में जो फेलियर होगा डक्टाइल फेलियर होगा, स्टील फेलियर होगा, यानी सबसे पहले स्टील फेल होगी, एक डक्टाइल फेलियर होगा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की कंडीशन में। दूसरा हमारा है ओवर रीइंफोर्स्ड कंडीशन। ओवर रीइंफोर्स्ड कंडीशन ओवर रीइंफोर्स्ड कंडीशन में क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस लेस देन हो जाती है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के। ओवर रीइंफोर्स्ड कंडीशन की स्थिति में क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस लेस देन हो जाती है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के, या एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन होती है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के। फार्मूला है ओवर रीइंफोर्स्ड कंडीशन की स्थिति में फार्मूला है BX²/2 इज इक्वल टू MAST D - x।
बी एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम ए एस टी डी माइनस एक्स। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है एम आर इज इक्वल टू वी एक्स सिग्मा सी बी सी बाई टू बी एक्स। ओवर इन्फोर्स कंडीशन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है एम आर इज इक्वल टू पी एक्स सिग्मा सी बी सी बाई टू ब्रैकेट में डी माइनस एक्स बाई थ्री। फेलियर कैसा होगा? कंक्रीट फेलियर होगा, ब्रिटल फेलियर होगा। ओवर इन्फोर्स सेक्शन की कंडीशन में फेलियर हमारा कंक्रीट फेलियर होगा, ब्रिटल फेलियर होगा, यानी पहले कंक्रीट फेल होगी। थर्ड हमारा है बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस्ड सेक्शन में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस दोनों बराबर होते हैं। बैलेंस्ड सेक्शन में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस दोनों बराबर होती हैं। एक्स इज इक्वल टू एक्स ही होता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला होता है एम आर इज इक्वल टू बी एक्स सिग्मा सी बी सी बाई टू ब्रैकेट में डी माइनस एक्स बाई थ्री या सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एक्स बाई थ्री। फेलियर कंडीशन एक्स इज इक्वल टू एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस पर फेलियर कंडीशन होती है। आगे इंपॉर्टेंट पैरामीटर दिए गए हैं, इनको देखते हैं हम लोग। न्यूट्रल एक्सिस, पहला पैरामीटर हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस के लिए फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी बाई एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। न्यूट्रल एक्सिस के लिए फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एम सिग्मा सी बी सी डी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस एस टी। एम सिग्मा सी बी सी डी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। एम 15 सिग्मा सी बी सी 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एम इज इक्वल टू 18। न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू एफ 250 के लिए 0.39 डी, एफ 250 के लिए 0.39 डी, एफ 415 के लिए 0.281 डी, एफ 415 के लिए 0.281 डी, एफ 500 के लिए 0.246 डी होती है। लीवर आर्म की वैल्यू क्या होती है? लीवर आर्म की वैल्यू होती है, फार्मूला दिया गया है जेड इज इक्वल टू डी माइनस एक्स बाई थ्री। तो लीवर आर्म की वैल्यू एफ 250 के लिए 0.87 डी, एफ 415 के लिए 0.906 डी, 500 के लिए 0.918 डी। फिर रजिस्टिंग मोमेंट के लिए फार्मूला है रजिस्टिंग मोमेंट के लिए फार्मूला है एम आर इज इक्वल टू बी एक्स सिग्मा सी बी सी बाई टू इंटू डी ब्रैकेट में डी माइनस एक्स बाई थ्री। रजिस्टिंग मोमेंट की वैल्यू है एफ 250 के लिए 0.85, एफ 250 के लिए 0.85 वी डी स्क्वायर, 415 के लिए 0.64 वी डी स्क्वायर, 500 के लिए 0.56 वी डी स्क्वायर। परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के लिए फार्मूला है पी इज इक्वल टू ए एस टी अपन बी डी इंटू 100। पी इज इक्वल टू ए एस टी अपन बी डी इंटू 100। तो एफ 250 के लिए इसकी वैल्यू है 0.70%, एफ 250 के लिए इसकी वैल्यू है 0.70%, एफ 415 के लिए 0.31%, एफ 500 के लिए 0.22%। नेक्स्ट हमारा है एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। इसके लिए फार्मूला है ए एस टी इज इक्वल टू पी वी डी बाई 100। ए एस टी इज इक्वल टू पी वी डी बाई 100। एफ 250 के लिए इसकी वैल्यू है एस टी की वैल्यू है एफ 250 के लिए 0.007 वी डी, एफ 415 के लिए 0.0031 वी डी, एफ 500 के लिए 0.0022 वी डी।
आगे दिया गया है कंडीशंस व्हेन डबली रीइंफोर्स्ड बीम इज प्रेफर्ड। कंडीशंस व्हेन doubly reinforced beam is preferred when the size of beam is confined, when the size of beam is confined, when the size of the beam is confined, and when the section of the beam is subjected to reversible reversible रिवर्सल स्ट्रेसेस। यानी पहली कंडीशन है जब साइज हमारा कन्फाइंड हो, बीम का साइज कन्फाइंड हो, तब हम डबली रीइंफोर्स बीम को प्रेफर करेंगे। दूसरी कंडीशन है रिवर्सिबल स्ट्रेसेस हो, तब हम डबली रीइंफोर्स बीम को प्रेफर करेंगे। थर्ड कंडीशन है व्हेन द बीम इज अंडर इसेंट्रिक लोडिंग। जब हमारी बीम इसेंट्रिक लोडिंग के अंडर होगी तब हम डबली रीइंफोर्स बीम प्रेफर करेंगे। चौथी कंडीशन है इट इज़ द आइडियल व्हेन एक्सीडेंटल और सडन लेटरल शॉक और इम्पैक्ट लोड्स गवर्न द बीम। जब एक्सीडेंटल सडन या लेटरल शॉक या इम्पैक्ट लोड गवर्न करे बीम को तब हम डबली रीइंफोर्स बीम को प्रेफर करेंगे। फिफ्थ कंडीशन है इफ़ इट इज़ यूज्ड व्हेन बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन फॉर प्रिवेंट टॉर्जन मोमेंट। यानी जब बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करे टॉर्जन मोमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, तब हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम को प्रेफर करेंगे। सिक्स्थ कंडीशन है इन केस ऑफ कंटिन्यूस बीम्स एट सपोर्ट वेयर नेगेटिव मोमेंट डेवलप्ड एट टॉप फाइबर। यानी लास्ट केस है कंटिन्यूस बीम के लिए कंटिन्यूस बीम एट सपोर्ट वेयर नेगेटिव मोमेंट डेवलप्ड एट टॉप फाइबर। जब कंटिन्यूस बीम के सपोर्ट पर नेगेटिव मोमेंट डेवलप हो जाए टॉप फाइबर पर, तब हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम को प्रेफर करेंगे। ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में हम डबली रीइंफोर्स्ड बीम को प्रेफर करेंगे। नोट पॉइंट है इन डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम stress in compression steel is less than stress in tension steel। डबली रीइंफोर्स्ड बीम में स्ट्रेस इन टेंशन स्टील में जो स्ट्रेस होती है वो ज़्यादा होती है कंप्रेशन के मुकाबले। डबली रीइंफोर्स्ड बीम में टेंशन साइड में जो स्टील है उसमें जो स्ट्रेस होती है वो कंप्रेशन साइड में जो स्टील दी गई है उससे ज़्यादा होती है। आगे कंडीशंस हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है आगे हमारे पास। तो पहला हमारा होमोजीनियस सेक्शन शियर स्ट्रेस इज पैराबोलिक विद जीरो एट टॉप एंड बॉटम एंड द मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। शियर स्ट्रेस इज पैराबोलिक होती है विद जीरो एट टॉप एंड बॉटम एंड द मैक्सिमम एट द न्यूट्रल एक्सिस। शियर स्ट्रेस एट एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में शियर स्ट्रेस निकालने के लिए फार्मूला है शियर स्ट्रेस एट एनी प्लेन टाउ इज इक्वल टू वी अपन बी डी। दूसरा हमारा है हेट्रोजीनियस सेक्शन पैराबोलिक अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। हेट्रोजीनियस सेक्शन की कंडीशन में पैराबोलिक होता है अबव द न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक होता है एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो है वो होता है हमारा रेक्टेंगुलर। जबकि होमोजीनियस कंडीशन में शियर स्ट्रेस इज पैराबोलिक विद जीरो। होमोजीनियस सेक्शन में शियर स्ट्रेस इज पैराबोलिक विद जीरो एट टॉप एंड बॉटम पे जीरो होता है, जबकि मैक्सिमम होती है स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर जब होमोजीनियस सेक्शन है। हेट्रोजीनियस की कंडीशन में पैराबोलिक होता है अबव द न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर पैराबोलिक होता है सेक्शन और रेक्टेंगुलर होता है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एज पर IS 456/2000। नॉमिनल स्ट्रेस के लिए फार्मूला है नॉमिनल शियर स्ट्रेस के लिए फार्मूला है टाउ इज इक्वल टू वी अपन वी डी। इक्विवेलेंट शियर इन टॉर्जन के लिए फार्मूला है इक्विवेलेंट शियर इन टॉर्जन के लिए फार्मूला है
V equivalent is equal to V plus 1.6 into T upon V. V equivalent is equal to V plus 1.6 into T upon V. आगे हमारे पास टाउ मैक्स इज इक्वल टू होता है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू होता है 1.5 टाउ एवरेज फॉर रेक्टेंगुलर बीम। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.5 टाउ एवरेज होता है रेक्टेंगुलर बीम के लिए। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.33 टाउ मैक्स इज इक्वल टू 1.33 टाउ एवरेज होता है ट्रेंगुलर बीम के लिए। टाउ मैक्स इज इक्वल टू 1.33 टाउ एवरेज होता है ट्रेंगुलर बीम के लिए। आगे हमारा साइड फेस रीइंफोर्समेंट के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड एज पर IS 456/2000। साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है IS 456/2000 कोडल प्रोविजन के अनुसार। कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ वेव एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली ऑन बोथ साइड्स। 0.1% ऑफ वेव एरिया के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। साइड फेस रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ वेव एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली ऑन बोथ साइड फेसेस। दोनों साइड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आगे हमारे पास है इन साइड फेस रीइंफोर्समेंट। इन साइड फेस रीइंफोर्समेंट इन साइड फेस रीइंफोर्समेंट बीम डेप्थ अगर ग्रेटर देन 450 mm है, अगर बीम डेप्थ 450 mm से ज़्यादा है, इफ बीम इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन। अच्छा, इफ बीम इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, अगर बीम टॉर्जन से सब्जेक्टेड है तो डेप्थ कितनी रखी जाएगी? 450 से ज़्यादा है। इफ बीम इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन देन बीम डेप्थ ग्रेटर देन 450 mm होगी। इफ बीम नॉट सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, अगर बीम टॉर्जन से सब्जेक्टेड नहीं है तो बीम डेप्थ ग्रेटर देन 750 mm होगी। मैक्सिमम स्पेसिंग मिनिमम ऑफ 300 mm बीम डेप्थ। स्पेसिंग क्या रहेगी? मैक्सिमम स्पेसिंग रहेगी 300 mm बीम डेप्थ। जो भी मिनिमम होगा वही मैक्सिमम स्पेसिंग रहेगी। आगे दिया गया है शियर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। शियर reinforcement is provided in the form of vertical strips, inclined bars, combined reinforcement. Shear reinforcement is provided in the form of vertical strips, inclined bars, combined reinforcements. क्या होता है vertical strips? Best in case of reversal load and provided around the tensile reinforcement. बेस्ट होता है रिवर्सल लोड की कंडीशन में प्रोवाइडेड अराउंड द टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। डाई ऑफ स्ट्रिप्स 6 से 12 mm। डाई ऑफ स्ट्रिप्स होता है 6 से 12 mm। डाई ऑफ स्ट्रिप्स होता है 6 से 12 mm। डाई ऑफ हैंगिंग बार होता है 8 से 12 mm। डाई ऑफ हैंगिंग बार होता है 8 से 12 mm। इंक्लाइंड बार्स आर प्रोवाइडेड जनरली एट 45 डिग्री। Inclined bars are provided generally at 45 degree. Combined reinforcement total shear force is equal to होता है shear force by inclined strips plus shear force taken by vertical strips. Total shear force is equal to shear force by inclined strips plus shear force taken by vertical strips. आगे दिया गया डेवलपमेंट लेंथ या बॉन्ड लेंथ के बारे में।
डेवलपमेंट लेंथ या बॉन्ड लेंथ के बारे में दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। फॉर टेंशन बार के लिए फार्मूला है एल डी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी फाइव अपन 4 टाउ बी डी डब्ल्यू एस एम के लिए। फॉर टेंशन बार्स डब्ल्यू एस एम के लिए फार्मूला है एल डी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी फाइव अपन 4 टाउ बी डी। एल डी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी फाइव अपन 4 टाउ बी डी। एल एस एम के लिए फार्मूला है एल डी इज इक्वल टू एल डी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई फाइव अपन 4 टाउ बी डी। एल डी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई फाइव अपन 4 टाउ बी डी। एल एस एम के लिए फार्मूला है। फॉर कंप्रेशन बार के लिए फार्मूला है टाउ बी डी इज इंक्रीज बाई 25%। कंप्रेशन की कंडीशन में टाउ बी डी को इंक्रीज किया जाता है 25% से। कंप्रेशन के लिए फार्मूला है एल डी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी फाइव अपन 5 टाउ बी डी। सिग्मा एस टी कंप्रेशन में 5, टेंशन में 4। कंप्रेशन के लिए फार्मूला है एल डी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी फाइव अपन 5 टाउ बी डी फॉर डब्ल्यू एस एम। एल एस एम के लिए है एल डी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई फाइव अपन 5 टाउ बी डी। 0.87 एफ वाई फाइव अपन 5 टाउ बी डी एल एस एम के लिए। मिनिमम एरिया ऑफ टेंसाइल reinforcement should be less than in percentage st by bd into 100 st upon bd into 100 is equal to 0.85 upon fy into 100 is equal to 0.85 upon fy into 100। आगे है नोट पॉइंट है if dia of bar is greater than 36 mm if dia of bar is greater than 36 mm then lap supply should not be used। if dia of bar is greater than 36 mm then lap supplies should not be used। second point है if dia of bar is greater than 32 mm if dia of bar is greater than 32 mm the lap supply should not be used as per amend IS कोड 456/2000। ये पहले के लिए था उसके बाद अमेंडमेंट हुआ तो कंडीशन हो गई अगर डाया बार का डाया 32 mm से ज़्यादा है तो लैब सप्लाईज का यूज़ नहीं करेंगे IS 456/2000 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस कंडीशन इट इज़ सुटेबल टू प्रोवाइड वेल्ड। अगर डाया 32 mm से ज़्यादा है तो लैब सप्लाईज नहीं देंगे, वहाँ पर वेल्डिंग ज़्यादा सुटेबल रहेगी, वहाँ पर वेल्डिंग प्रोवाइड करेंगे। परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट कंक्रीट के लिए परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू दी गई है। अलग अलग वैल्यूज के बारे में देखेंगे हम लोग। परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर कंक्रीट विद टेंसाइल रीइंफोर्समेंट ग्रेड दिया गया है FE 250 प्लेन बार के लिए, टॉर बार के लिए, फिर LD डेवलपमेंट लेंथ फॉर FE 250 के लिए। प्लेन बार के लिए, टॉर बार के लिए और LD फॉर FE 250। प्लेन बार 250 के लिए, M15 के लिए 0.6, M20 के लिए 0.8, M25 के लिए 0.9, M30 के लिए 1, M35 के लिए 1.1, M40 के लिए 1.2, M45 के लिए 1.3। टॉर बार के लिए M15 के लिए 0.96, M20 के लिए 1.28, M25 के लिए 1.44, M30 के लिए 1.60, M35 के लिए 1.6, M35 के लिए 1.76, M40 के लिए 1.92, M45 के लिए 2.08। डेवलपमेंट लेंथ फॉर FE 250 के लिए, FE 250 के लिए डेवलपमेंट लेंथ M15 के लिए 58.5, M15 के लिए 58.5, M20 के लिए 44.5, M25 के लिए 39.5, M25 के लिए 39.5, M30 के लिए 35.5,
35 के लिए 32.5, M40 के लिए 29.5, M45 के लिए 27.5। टाउ बी डी फॉर टॉर बार के लिए टाउ बी डी में टाउ बी डी को इंक्रीज किया जाता है 60% ऑफ प्लेन बार से और 1.6 टाइम्स ऑफ प्लेन बार के। तो आज यहीं पे इसको रोकते हैं, ख़त्म करते हैं। कल फिर से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं कल फिर से इसी सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।